हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का। जैसे कि आपको पता है नंबर सिस्टम के सेशन में ये क्लास नंबर 12 है और क्लास नंबर 11 में हमने सीट नंबर 05 के 1 से 8 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन डिस्कशन कर लिया था। आज अपन उसी सीट नंबर 05 के 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके तो क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है, जैसे कि आपको बताया गया कि सीट नंबर 05 जो है वो एक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सीट है, जिसमें एपी जीपी एचपी से रिलेटेड या फिर प्राकृत का सीधा योगफल, वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, तो ये सब टाइप कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि हम ओनली प्रैक्टिस सेशन ले रखे हैं जिसमें एक अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चनों को आप वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सीरीज टाइप का प्रोसेस चल रहा है, जैसे 1 + 1 अपॉन n + 1 + 2 अपॉन n 1 + 3 अपॉन n। तो एक तो देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी सीरीज में पद है उनसे देखिए नीचे n एक इक्वल संख्या है, ऊपर क्या है 1 + 1 1 + 2 1 + 1 1 + 3, यानी 1 1 1 सेम चल रहा है, लेकिन 1 + 1 1 + 2 1 + 3 और लास्ट में 1 + n। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हर एक संख्या में जो n का डिवाइडेशन हो रहा है उसको हम 1/n कह सकते हैं, तो उस 1/n को कॉमन ले लेंगे। तो हर एक संख्या में जो 1/n है उसको अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 + 1 1 + 2 1 + 3 और डॉट 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 आखिरी में 1 + n हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और नेक्स्ट है, उस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। एक बार इसको डिटेल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा 1/n हमने कॉमन ले लिया तो अंदर 1 + 1 1 + 2 1 + 3 डॉट 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 1 + n है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं दो सीरीज बन पा रही है, यानी एक 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 सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है 1 1 1, और एक दूसरा जो यहाँ पे रहेगा पार्टिकल वो 1 2 3 और ये कंटिन्यू कहां तक n तक। तो एक बार मैं लिखने के लिए दोनों सीरीज को अगर अलग अलग कर लेता हूं तो 1/n, एक तो ये हो गया 1 + 1 + 1 बार बार सेम संख्या कहां तक। अब देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, ये जो सीरीज है उस सीरीज में टोटल n तक संख्या जा रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जैसे पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और लास्ट में अगर n है तो टोटल सीरीज में संख्या भी n है। अगर टोटल सीरीज में n पद है तो अगर ये 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है। अब दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी सीरीज 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक, n तक है। तो दोस्तों अगर इनका कैलकुलेशन मैं करूंगा तो अगला स्टेप क्या रहेगा, 1/n। अब देखिए एक को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक में एक जोड़ूंगा तो 2 2 1 जुड़ेगा 3 होगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक में अगर सेम संख्या जोड़ रहे हो, अगर एक को 10 बार जोड़ रहे हो तो 10 आएगा, 20 बार जोड़ रहे हैं तो 20 आएगा, 50 बार जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो वैसे इस एक को n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। सेकंड जो सीरीज है वो एक प्राकृत का योगफल है, तो 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल फॉर्मूले से आप कर सकते हैं n + 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बाहर वाला जो 1/n है अगर उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 1/n इस पहले वाले n से गुणा होगा तो n से n कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये 1/n दूसरे वाले पद n + 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे n + 1/2 बचेगा। एलसीएम जो होगा वो 2 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे n + 1 होगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर n + 3/2 बन पाएगा। ओके, तो बहुत इजीली तरीके से और डिटेल से इस बात को आप समझ सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो n + 3/2 बन पाएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही थोड़ा सा चेंज होकर क्वेश्चन बन रहा है, तो हम थोड़ा सा अपडेट अगर करेंगे क्वेश्चन में कि क्या बन पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जहां n था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार प्रत्येक पद में n + 1 का डिवाइडेशन हो रहा है। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप n + 1 कॉमन लेंगे, ठीक है भाई। n + 1 यहां से अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बना पाऊंगा, तो एक बार ध्यान से सीरीज को समझिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझ पाते हैं तो देखिए एक बार ध्यान से यहाँ पे पहले में 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और आखिरी में n का स्क्वायर। तो एक सीरीज जो बन रही है उसमें तो 1 से लेकर n तक की जो प्राकृत संख्या है उन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, और दूसरी सीरीज जो बन रही है उसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n का क्यूब है। इसका मतलब उसमें प्राकृत के घनों का योगफल है।
तो देखिए एक तो प्राकृत के वर्गों के योगफल की सीरीज है और एक प्राकृत के घनों के योगफल की सीरीज है। तो हम ये बात समझते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में n तक का स्क्वायर है, तो 1 से n तक के प्राकृत का अगर वर्गों का योगफल करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। उसके बाद देखिएगा दोनों सीरीज में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, प्राकृत के घनों का योगफल। तो आप समझते होंगे प्राकृत के घनों का योगफल n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ओके, अब इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने वाले पर यहां से कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बेसिकली क्या है, ये जो बाहर 1/n प्लस 1 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं n प्लस 1 इससे कट जाएगा तो पहले वाले पद में ओनली 2n प्लस 6 बचेगा। ये 1/n प्लस 1 दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आप देख पा रहे हैं n प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है। एक बार n प्लस 1 कट जाएगा तो एक बार बच जाएगा n प्लस 1, नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिएगा, एक तो मैं इसको यहाँ पे n कोष्टक n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर प्लस n कह सकते हूँ। अगले स्टेप में मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा तो 6 दूनी 12, यानी ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n प्लस 2 प्लस 4 × 12 तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3n होगा। अब इसको अगर मैं सीक्वेंस में लिखूंगा तो सबसे पहले 3n स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा 4 3 7n हो गया प्लस 2/12 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो एक जीपी की सीरीज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है और उसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को अनंत बार दोहराया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक एसएससी का रेगुलर क्वेश्चन है और इसमें क्या प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इस एबीसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 8 और 10 है। अब आपने ये बोला है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर नया त्रिभुज बना दिया जाता है। तो मान लीजिए जैसे कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर नया त्रिभुज PQR बना दिया। अब उसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है, तो उसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और नया त्रिभुज बनाया जाता है DEF मान लीजिए। अब ये क्रम कंटिन्यू चलता जाएगा अनंत बार। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी है। पहले तो एक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई त्रिभुज अगर होता है और उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर नया त्रिभुज अगर आप बनाते हो तो उस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमेशा 1/4 होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एबीसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर PQR त्रिभुज बनाया गया है तो इस PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल इस एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। या हर बार किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालूंगा तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आएगा। अब आधार गुणा ऊंचाई से अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 आएगा। तो मैं कह सकता हूं जो पहला त्रिभुज है, यानी हमें सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल चाहिए, तो जो पहला त्रिभुज है उस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है। अब एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है तो PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो 24 का 1/4 होगा और 24 का अगर 1/4 करेंगे तो 4 × 6 = 24 6 होगा। अब PQR का क्षेत्रफल अगर 6 होगा तो DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो 6 का भी 1/4 होगा और 6 का 1/4 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 3/2 होगा और ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा कितनी बार, अनंत बार। ओके दोस्तों, हमने सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 होगा, फिर अगले का 6 होगा, अगले का 3/2 होगा, अगले का 3/2 का और चौथाई होगा और ऐसे सीरीज में टोटल अनंतपन होगा। अब मुझे सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल निकालना है, तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो सीरीज में टोटल अनंत त्रिभुज है और इन सभी अनंत त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग करना है। तो दोस्तों एक बार देखिएगा, ये जो सीरीज यहाँ पे बन रही है जिसका मुझे योगफल चाहिए, सीरीज को मैं देख पा रहा हूँ ये एक जीपी की सीरीज है, यानी कि जिस सीरीज में एक सेम रेशियो चलता है उसे हम जीपी की सीरीज कहते हैं। तो ये जीपी की सीरीज है और जीपी की सीरीज में अगर आपको अनंत पदों का योगफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स का अगर मुझे योगफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा a/1 - r।
अब देखिए a अपॉन 1 माइनस आर से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो a का मान कितना होगा 24 होगा और 1 माइनस आर क्या होगा, जो हर बार 1/4 या 1/4 हो पा रहा है वो r होगा कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 24 एक में से 1/4 अगर लेस होगा तो 3/4 बचेगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 × 4/3। तो 3 का अगर भाग देंगे तो 3 × 32 होगा, सॉरी 3 × 24 होगा, 8 × 32 होगा और 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी सीरीज के सभी पदों सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वो 32 होगा। तो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे त्रिभुज जो बनेंगे उन अनंत त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल 32 होगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई शॉर्ट लॉजिक इसको बनना चाहिए तो देखो सॉल्यूशन तो यही होगा, सीखने लायक सॉल्यूशन यही बन पाएगा, लेकिन आप एग्जाम के लिए छोटा सा मेथड यूज कर सकते हो। मेथड क्या एक बार समझिएगा। अगर मुझे बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल चाहिए, क्षेत्रफल का योगफल, सारे के सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का योगफल चाहिए, तो एक बात हम जानते हैं कि फॉर्मूला ऑलवेज a अपॉन 1 माइनस आर यूज होगा और इसमें 1 माइनस आर ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। यानी 1 माइनस आर का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि r इस क्वेश्चन में ऑलवेज 1/4 रहेगा। तो 1 माइनस आर हमेशा 1 माइनस 1/4 होगा यानी 3/4 होगा और 3/4 ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 4/3 इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल फिक्स है। तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अगर योगफल चाहिए तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि आप हमेशा सबसे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमेशा 4/3 से गुणा कर दोगे तो ऑलवेज आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं लॉजिकली प्रोसेस मेमोरी में याद रख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा त्रिभुज है बिना पेंसिल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 6, 8, 10 में 6 चौकी 24 होगा और 24 का ऑलवेज 4/3 करेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास त्रिभुज की जगह वर्ग दिया है कि मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत त्रिभुज बनाया जाता है। तो उन सभी अनंत वर्ग बनाया जाता है तो उन सभी अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट में एक बात आपको समझनी है, यानी क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट बन पा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में एक वर्ग दिया गया है, तो मान लीजिए एबीसीडी एक वर्ग है और इस एबीसीडी वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। अब इस एबीसीडी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया जाता है और उसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया जाता है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू अनंत बार चलती जाती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क केवल एक ही बात का है और वो फर्क ये है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो वो 1/4 होता है, लेकिन अगर आप वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर आप एक और वर्ग बनाएंगे तो वो वर्ग हमेशा आधा होगा या 1/2 होगा। यानी किसी भी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर नया वर्ग बनाएंगे तो वो हमेशा पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो जब आपको एबीसीडी वर्ग की भुजा पता है कि एबीसीडी वर्ग की भुजा 16 है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल 16 का स्क्वायर 256 होगा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एबीसीडी जो वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल 256 होगा। अब इस एबीसीडी जो वर्ग हमने माना है उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जो नया वर्ग आप बनाएंगे उसका क्षेत्रफल 256 का आधा होगा यानी 128 हो जाएगा। और अगले जो वर्ग आपने बनाया उसका क्षेत्रफल फिर से आधा होगा 64 हो जाएगा और ये अनंत बार चलता जाएगा। ओके, तो पहला जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल 256, अब उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जो त्रिभुज जो वर्ग बनाएंगे उसका क्षेत्रफल आधा होगा। तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सभी वर्गों सभी जो अनंत वर्ग बनेंगे उनके क्षेत्रफल का योगफल करना है। तो आप आगे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो जीपी की सीरीज बन रही है और जीपी की सीरीज में अगर आपको अनंत पदों का योगफल निकालना है तो a/1 - r। तो दोस्तों a का जो मान है वो 256 है और 1 - r का मान 1/2 हो जाएगा और 256 अपॉन में 1/2। तो 256 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी यहाँ पे 2 × 256 होगा और 256 का अगर डबल हम करेंगे तो कितना हो पाएगा 512। तो सभी वर्गों का जो क्षेत्रफल का योगफल होगा वो 512 होगा। देखिए आप पिछले क्वेश्चन से अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे और इस कॉन्सेप्ट के लिए आप शॉर्ट लॉजिक खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में भी 1 - r का वैल्यू ऑलवेज फिक्स होगा, r हमेशा 1/2 रहेगा। तो 1 में से 1/2 रखिएगा 1/2 आएगा और ये 2 हमेशा फिक्स होगा। इसका मतलब आप लॉजिक भी बना सकते हैं कि आप अगर सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल निकालना चाहते हैं
तो क्षेत्रफल का योगफल बराबर होगा 2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, यानी जिस वर्ग की भुजा आपको दे रखी है उस वर्ग के क्षेत्रफल को हमेशा दोगुना कर दीजिएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन, अगर आप इस मेमोरी के हिसाब से चलते हैं कि मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 100 होगा, और अगर आप ऐसा अनंत वर्ग बनाते हैं तो सभी वर्गों के क्षेत्रफल का मान इस 100 का डबल 200 होगा। चलिए, उम्मीद है दोनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ पाया होगा। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में काफी लोगों को प्रॉब्लम्स बन पाती है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दे रखी है, पहले इसको समझना है। क्वेश्चन में आपको एक संख्या दे रखी है कि मतलब संख्या ये है कि 47.2506 बराबर है 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e के। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, 47.2506 को अगर मैं तोड़ना चाहूं, जैसे मुझे a b c d की वैल्यू चाहिए, तो 4a का मतलब क्या हो गया 40, यानी मैं कह सकता हूं इसको मैं सबसे पहले 40 लिखूंगा, उसके बाद 7 लिखूंगा क्योंकि मुझे 7 चाहिए, 4 चाहिए। उसके बाद देखिए 2c को मैं लिख सकता हूं 0.2, उसके बाद 5 को मैं लिख सकता हूं 0.05, उसके बाद 6 को मैं लिख सकता हूं 0.00, यानी 3 बार 0 होगा 6 होगा। अब आप ध्यान से देखते जाइएगा, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसका। दोस्तों यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 40 है, कुल मिला के आपको 4 × 10 करना है। अगर मैं 4 × 10 करता हूं तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि 10 किसका मान होगा, a का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे 7/b है और यहाँ पे अकेला 7 है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि 7/1 करेंगे, और 7/1 करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि ये 1 किसका मान होगा, b का मान होगा। यहाँ पे 2c है, 2 के मल्टीपल में c है, तो 2 के मल्टीपल में 1/10 ही आ सकता है। 0.2 का हम 2 गुणा 1/10 करेंगे, तो ये जो 1/10 होगा वो किसका मान होगा, c का मान होगा। अगला देखिएगा 5/d होगा, तो 5/d का मतलब है कि अपॉन में 100 कर सकते हैं, और ये जो 100 होगा वो किसका मान होगा, d का मान होगा। अगला देखिएगा दोस्तों 6 × e है, तो अगर 6 इंटू करेंगे तो 1/1 2 3 4 10,000, और ये 1/10,000 यहाँ पे आए, किसका मान होगा, e का मान होगा। तो हमें यहाँ से ABCD E का मान मिल जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो बताइए 5a लिख लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों हमें ABCD का वैल्यू मिल चुका है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मुझे 5a 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का मान चाहिए, तो सबसे पहले 5 × 10, यानी मैं कह सकता हूं कि a की जगह मैं 10 रखूंगा तो ये 50 हो जाएगा। b का मान 1 है तो ये 3 हो जाएगा। c का मान 1/10 है, तो यहाँ पे अगर आप 1/10 रखेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि c की जगह 1/10 रखेंगे तो 6/10 हो जाएगा 0.6। ओके दोस्तों, d की जगह 100 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और e की जगह 1/10,000 रखेंगे तो बेसिकली 0.0003 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो सबसे पहले 3, फिर डबल 0 आएगा, फिर 6 आएगा, और उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद 100 150 153। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 153.6003 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, ये भी सीजीएल मैथ्स एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर a बराबर 2 की पावर 33 है और b बराबर 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 और डॉट 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 2 की पावर 0 है, ऐसे b का वैल्यू दे रखा है 3 की पावर 0 से स्टार्ट होकर 3 की पावर 15 तक। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्रम सही है, यानी कि आपसे कंपैरिजन करके पूछ रहा है कि ABC का फॉर्मेट क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन शुरुआत करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले अपने को ये बात पता है कि a का जो मान है वो तो 2 की पावर 33 है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू दे रखा है 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32 प्लस 2 की पावर 30।
2 की पावर 30 और 2 की पावर गुणा 30 और डॉट 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 आखिरी में 2 की पावर 0 है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से मैं इसका एडिशन करूंगा, यानी सीरीज का योगफल करूंगा। तो आप एक बार समझ पा रहे हैं कि अगर ये 2 की पावर यहां से स्टार्टिंग करेंगे, 2 की पावर 0, आगे 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, तो ये जो सीरीज यहाँ पे बन रही है, ये सीरीज एक जीपी की सीरीज है। और जीपी की सीरीज में अगर मुझे योगफल निकालना है, एस एन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला होगा ए कांस्टेंट आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दोस्तों ए जो होगा वो 2 की पावर 0 होगा, मतलब 1 हो जाएगा, यानी ए का मतलब प्रथम पद, और प्रथम मैं इधर से मान रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन आप इधर से करें चाहे इधर से करें, एडिशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जीपी का ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा, तो ए मतलब प्रथम पद होगा, प्रथम पद 2 की पावर 0 होता है, और 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद देखिए आर जो होगा वो कॉमन रेशियो होता है। रेशियो का मतलब है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे पहला पद 2 की पावर 0 है, अगला 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आप समझ रहे हैं कि हर बार जो संख्या है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आर का मान 2 होगा, 2 की पावर एन का मतलब पदों की संख्या, देखो 0 से स्टार्ट होकर 31 तक आ रहा है, तो पद टोटल 32 होंगे, -1 अपॉन 2 -1। तो यहां से b का जो वैल्यू आएगा वो b का वैल्यू 2 की पावर 32 से 1 कम बनेगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू था वो 2 की पावर 33 था, और b का जो वैल्यू है वो 2 की पावर 32 से 1 कम है। तो इस बात से मैं समझ सकता हूं कि a जो है वो b से बड़ा है। एक तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब इस हिसाब से अगर मैं ऑप्शन को क्लियर करता हूं कि a b से बड़ा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, और a b से बड़ा है तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a b से छोटा है और यहाँ भी a b से छोटा है। अब क्वेश्चन में बाकी बचे दो ऑप्शन को क्लियर करने के लिए मुझे अगला स्टेप देखना पड़ेगा, यानी कि c का वैल्यू क्या है। तो दोस्तों c जो यहाँ पे दे रखा है, c के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो c भी कुछ ऐसा ही दे रखा है कि 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 14 डॉट 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 आखिरी में 3 की पावर 0। तो आप समझ पा रहे हैं ये भी क्या है, जीपी की सीरीज है। तो जीपी में अगर आप ऐसा योगफल निकालेंगे तो सबसे पहले सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले a का मतलब प्रथम पद 3 की पावर 0 1 हो जाएगा। अब की बार 3 3 की पावर 1 3 की पावर 2 है, तो हर बार 3 3 से मल्टीपल बढ़ रहा है, इसका मतलब r का मान 3 होगा और पद 16 होंगे। तो 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2 होगा, क्योंकि r माइनस 1 का मतलब है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। या 3 माइनस 1 लिख लेते हैं, चले एक स्टेप बना लेते हैं 3 माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या है, ये बनेगा 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2। चलिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अब मुझे कंपैरिजन ही करना है कि b का जो वैल्यू है वो 2 की पावर 32 माइनस 1 है। तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट समझना है। जैसे ये 3 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2 है, तुम देख नहीं पा रहे हैं कि 2 की पावर 32 माइनस 1 ये 3 की पावर 16 माइनस 1 है। तो मैं इस 2 की पावर 16 माइनस 1 को 4 की पावर 2 की पावर 32 माइनस 1 को 4 की पावर 16 माइनस 1 कह सकता हूं। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 4 की पावर 16 से 1 कम है, और ये 3 की पावर 16 से, ये 4 की पावर 16 से 1 कम है और ये 3 की पावर 16 से 1 कम है। तो जाहिर सी बात अपन समझ सकते हैं कि 4 की पावर 16 से 1 कम और 3 की पावर 16 से 1 कम में 4 की पावर 16 माइनस 1 ज्यादा होता है, बल्कि यहाँ तो 2 का डिवाइडेशन और हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि b जो होगा वो c से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप एक बार देखिएगा, अगर b c से बड़ा होगा तो यहाँ पे b c से बड़ा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं कहता हूं कि b जो है वो c से बड़ा है, तो चौथा ऑप्शन जो आपको दिख पा रहा है उसमें b c से छोटा है, तो चौथा ऑप्शन गलत होगा। और सी ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दिख पा रहा है, जिसमें ए बी से बड़ा भी और बी सी से बड़ा भी, तो अगर ऐसे मैं ऑप्शन से क्लियर करूंगा तो शायद मुझे ए और सी का कंपैरिजन करके देखने की जरूरत नहीं, कौन किससे बड़ा हो पाएगा छोटा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हाल ही में जैसे आपने एक त्रिभुज का और एक वर्ग का क्वेश्चन पढ़ा था, वैसे एक गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन और होता है जीपी में। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है, जो प्रत्येक बार 4/5 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि गेंद है जिसको हम 500 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं। मान लीजिए ये धरती का तल हो गया, धरातल हो गया, और यहां से आप 500 मीटर ऊंचाई से गेंद को फेंकते हैं। तो गेंद 500 मीटर ऊंचाई से जब नीचे आती है और वो तल पे जब टकराती है, तो आपने बताया कि पिछले उछाल से 4/5 उछलती है। तो पहला जो उछाल अगर वो 500 मीटर नीचे आई है, तो अगली बार उछाल जो गेंद का रहेगा वो 400 मीटर ही रहेगा। यानी हर बार
गेंद का जो जंप होता है वो 4/5 गुना होता जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले गेंद 500 मीटर से नीचे आएगी और ऊपर अगर वापस आएगी तो पहला अगर जंप 500 मीटर का था तो अगला जंप होगा वो 500 का 4/5 यानी कि 400 मीटर होगा। हाँ थोड़ा समझेगा कि अगर गेंद 400 मीटर ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है 400 ही नीचे आएगी, और फिर 400 के बाद तीसरा जो जंप अगर वो करेगी तो तीसरे जंप पे 320 मीटर, यानी 400 का 4/5 गुना हमने कर दिया 320 मीटर, और ये चीज कंटिन्यू चलती जाएगी, यानी इस प्रकार की कंटिन्यू इनफिनिट बार हो पाएगा। एक यहाँ पे एक सीरीज टाइप का प्रोसेस बन पाएगा, इस बात को समझते हैं। तो देखिए मुझे क्या करना है, गेंद ये पता करना है कि इस गेंद ने टोटल दूरी कितनी तय की है। तो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने इस क्वेश्चन में देखे होंगे, कुछ इसका ऐड करते हैं 500 ऐड करते हैं, कोई 500 लेस करते हैं, डबल करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में कैसे निकाल पाए इस बात को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं राउंड के हिसाब से चलूंगा, यानी गेंद सबसे पहले 500 मीटर आई थी और फिर 400 मीटर ऊपर गई थी, तो एक 900 मीटर का सर्किल हो गया। पहले एक राउंड मान लेते हैं, ऊपर से नीचे आना वापस ऊपर जाने में एक राउंड हो गया, एक सर्किल हो गया। तो पहले राउंड में गेंद ने 900 मीटर दूरी तय की, अगले में फिर से देखिएगा 400 नीचे आएगी, 320 ऊपर जाएगी तो 720 आई, और ये जो 720 है वो 900 का 4/5 गुना है। ऐसे आगे जो राउंड आएगा वो 720 का 4/5 गुना होगा, यानी हर बार 4/5 गुना होता जाएगा। तो पहले वाले राउंड में गेंद ने 900 मीटर दूरी तय की, अगले वाले राउंड में 720 मीटर यानी कि 4/5 गुना, फिर अगले में फिर 4/5 गुना, यानी दूरी जो होगी हर एक राउंड की दूरी 4/5 गुना होती जाएगी, और ऐसे ही इनफिनिट होगा। अब मुझे इस सीरीज में जितने भी इनफिनिट पद है उन सभी का योगफल निकालना है। तो ये भी एक सीरीज क्या है, जीपी की सीरीज है, और जीपी की सीरीज में अगर आपको अनंत पदों का योगफल निकालना है तो a/1 - r होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे कि a का वैल्यू कितना होगा तो a मतलब प्रथम पद तो 900 हो जाएगा, और 1 - r का मतलब है कि हर बार जो रेशियो कम होता जा रहा है, रेशियो में डिवाइडेशन होता जा रहा है, 4/5 r का वैल्यू होगा, तो r का वैल्यू 4/5 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो बेसिकली 900 ऊपर रहेगा और एक में से 4/5 घटेगा तो 1/5 बचेगा, और 9 × 5 = 45, यानी कि 4500 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें उन चीजों पे थोड़ा सा डाउट जो रहेगा कि यार हम 500 को भूल गए या फिर डबल करने के बाद 500 को लेस करेंगे, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्टेप से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी सेंड किया गया था, और इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाहता है क्वेश्चन कि 901 + 902 + 903 ... हजार, यानी मैं समझ सकता हूं कि 901 से लेकर 1000 तक की प्राकृत संख्या गिनती, फिर 301 से लेकर 400 तक गिनती, फिर 1201 से लेकर 1300 तक गिनती, फिर 2401 से लेकर 2500, फिर 4101 से लेकर 5000 तक की गिनती अलग अलग ग्रुप में लिखी है। तो मुझे इन सभी ग्रुप के अलग अलग संख्याओं का योग करना पड़ेगा और उसका फिर ऐड करना पड़ेगा। तो दिखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा टिपिकल सा क्वेश्चन बन पाया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक मैथमेटिकल मैजिकली क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल। तो क्या दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझिए। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है इस बात को देखिएगा। आप ये बात सब समझते हैं इस बात के लिए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जो योगफल है वो कैसे निकालते हैं। 1 से 100 तक की गिनती का योगफल अगर मैं निकालूंगा तो आप n + 1/2 से अगर निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 50-50 आएगा। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर आप n + 1/2 से निकालेंगे तो आंसर 50-50, 5050 या 50-50 आएगा। अब ध्यान से एक बार देखिएगा दोस्तों, अगर मैं 101 से 200 तक का अगर योगफल निकालता हूं तो 101 से 200 तक का योगफल आप सीरीज के हिसाब से बेसिक आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। 1 से 100 तक का योगफल अगर 50-50 या 50-50 होता है तो 101 से 200 तक का योगफल जो होता है वो इसी 50-50 के आगे, अगर 101 है तो 1 लग जाता है, यानी कि 101 से 200 तक का योगफल 150-50 होता है। तो 101 से 200 के बाद अगर मैं देखिए कोई भी सीरीज देखना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए 301 से 400 तक का अगर आप योगफल करेंगे तो 301 से 400 तक के योगफल के लिए उसी 50-50 के आगे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 301 से, तो 3 लग जाएगा, यानी 350-50 इसका आंसर होगा। और ये जो लॉजिक मैंने जो बताया वो लॉजिक एक फिक्स कैटेगरी में अप्लाई होने वाला लॉजिक है, यानी हमें एक मेमोरी बनानी है दिमाग में
कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 50-50 होता है। उसके बाद 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500, 501 से 600, 701 से 800, 1101 से 1200, कहीं भी आप 100 संख्याओं का अगर आप योगफल करेंगे तो उसी 50-50 के आगे जहां से स्टार्टिंग होगा वो लग जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिएगा, अगर मुझे क्वेश्चन में 701 से 800 तक का योगफल करना है तो मैं कहना चाहूंगा कि उसी 50-50 के आगे क्या लग जाएगा, 7 लग जाएगा, यानी 7 50-50 आएगा। तो एक बेसिक तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट एक लॉजिकली मेथड हो गया जिससे आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस मेमोरी को, इस लॉजिक को मैं दिमाग पे रखता हूं कि कहीं भी अगर मुझे 1 से 100 तक का योगफल पता है 50-50 होता है, तो कहीं भी आगे 101 से 200 या 201 से 300 या 100 संख्याओं का अगर योगफल करना है तो उसी 50-50 के आगे अगर 101 से 200 है तो 1 लग जाएगा, 201 से 300 है तो 2 लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो बेसिकली बहुत आसान कैलकुलेशन आपका रहेगी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 901 से लेकर 1000 तक का योगफल चाहिए। पहली सीरीज में आप देख पा रहे हैं 901 से 1000, तो 901 से 1000 तक का जो योगफल होगा वो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं 9 50-50 होगा। अगले में आप देख पा रहे हैं 301 से 400 तक का योगफल है, तो 301 से 400 तक का जो योगफल होगा वो 3 50-50 होगा। अगली वाली सीरीज में 1201 से लेकर 1300 तक का योगफल है, तो 1201 से 1300 तक का जो योगफल होगा वो 12 50-50 होगा। नेक्स्ट में 2401 से 2500 है, तो 24 50-50। और अगले में 4101 से 5000 है, तो 41 50-50 रहेगा। ओके, अब इन सबका ऐड करेंगे तो सबसे पहले 0 25, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15 और 4 19 और 19 और 2 21। यहाँ पे 1 हो जाएगा, हासिल 2 है, उसके बाद 4 2 6 और 1 7 और 1 8, तो 815 250 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है और एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन पाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट टाइम बहुत वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चनों के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच।